जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास आरटीजेसी और धर्मगुरु के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन से ये एक हिसाब से हमारा भूगोल का ही पार्ट है। तो भूगोल का हम लोगों ने कुछ स्थल पार्ट कवर कर लिया था, बाकी हम लोग मानवीय और पर्यावरणीय पार्ट इसमें कवर कर रहे हैं। तो जो भी हमारे जीके के मूल विषय है वो लगभग आज हमारे कवर हो जाएंगे। अब हमारी कल से चर्चाएं होगी वो विविध प्रश्नों पर होगी। अब हमारा कौन सा ज़्यादा विविध विषय, चाहे खेल से संबंधित हो, चाहे कोई फुल फॉर्म से संबंधित हो, चाहे किसी अन्य से संबंधित हो, तो कल से हम लोग अब 2-3 क्लासों में जो भी चर्चा उस पर करेंगे। कल हम लोग लाइव सभी लोग जुड़ेंगे, एक दूसरे से लाइव चर्चा करेंगे कि अब कौन सा किसके दिमाग में या किसके दृष्टि में आ रहा है कि ये क्षेत्र अभी हमारा कवर होना चाहिए। मुझे लगता है थोड़ा आईटी क्षेत्र से हम लोगों को और नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा आईटी अधिनियम 2000 का है उस पर, और साथ में जो भी अंतरिक्ष अन्वेषण हमारे हुए हैं ये हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि एक प्रिकॉशंस के तौर पर, सावधानी के तौर पर इस पर और थोड़ी चर्चा मेरे हिसाब से होनी चाहिए। तो इसको हम लोग कल देखेंगे विविध प्रश्नों के साथ, कुछ अन्य से कि शायद हो सकता है कि ऐसा हम लोगों से 1-2 प्रश्न पूछ लिया जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का हमारा, ठीक है। पृथ्वी को कितने मंडलों में बांटा गया है, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में 10 से 15 प्रश्न पढ़ लिए थे, लेकिन ये हम लोग फिर से रिवाइज किए ले रहे हैं। वायुमंडल, जलमंडल और भूमंडल, मतलब 3 में बांटा गया है। पृथ्वी की ऊपरी परत कहलाती है क्रस्ट, ठोस सतह, महाद्वीपीय और महासागर, ये सारी चीजें होती हैं क्रस्ट में। पृथ्वी को जलीय ग्रह क्यों कहा जाता है? द्रवीय और जलीय भाग की अधिकता है ये, ठीक है। स्वच्छ जल का सबसे बड़ा स्रोत है वर्षा जल, सबसे ज्यादा बड़ा स्वच्छ जल जो होता है वो वर्षा जल होता है। वायु क्या है? वायु है मिश्रण, नाइट्रोजन 78% है, उसमें 21% और जो ऑक्सीजन है, ऑर्गन 1%। अब शायद सारे पॉइंटों में आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प ये छोटे छोटे रूप में उपस्थित हैं किसमें? वायु में। वायुमंडल की कितनी परतें हैं? 5 परतें हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। समताप मंडल में आप लोगों के हवाई जहाज उड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे शायद प्रश्न इस बार हमारे यहाँ पर क्रैश हुआ है, तो बना सकते हैं। भारतीय पारिस्थितिक के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? भारतीय के में ये श्री रामदेव मिश्र जी हैं जो जाने जाते हैं। विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र ये कहाँ है? ये समुद्र है, विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है। मनुष्य होता है ये सर्वाहारी होता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक जमाव के कारण होता है तापमान में बढ़ोतरी, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है, और यही जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। किस जंगल को पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? अमेजन वर्षावन, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कौन भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है? ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। हमारे यहाँ पर लगभग 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और उसमें से 12 बायोस्फीयर यूनेस्को की सूची में संरक्षित हैं या जोड़े गए हैं। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये मेघालय, ये लाल पांडा के लिए है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में है। गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर और नीमच जिले में है, एमपी के। अब यहाँ पर बोत्सवाना से 8 चीते लाए जाना है। अभी 2 चीते क्रूनोपालपुर से वहाँ पर भेजे गए हैं। कहाँ? गांधी सागर अभ्यारण्य में। जलवायु परिवर्तन है तापमान व मौसमी ढांचे में हुआ दीर्घ आवधिक परिवर्तन, ठीक है। जो औसत है उसमें दीर्घ आवधिक यदि परिवर्तन होता है आपके यहाँ मौसम में, तो आप समझ लेना कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है। ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड और CH4 मीथेन, ठीक है। ये हमारी ग्रीन हाउस गैसें हैं। कैसी है? ये थोड़ा गलत टाइप हुआ है, ठीक है। वैश्विक तापन या पृथ्वी तपन के लिए जिम्मेदार सबसे ज्यादा CO2 है, ठीक है। ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन। ये तीनों चीजें ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संबंधित है? 48A और 51AG, ये हमारा कर्तव्य है। ये विशेष तौर पर याद रख लेना है हमारा संविधान। मैंने बोला था कि जीके के विषय एक दूसरे से जब भी आप देखते जोड़ के होके पढ़ने लगेंगे आपको अच्छा लगने लगेगा और फिर कभी भूलेंगे नहीं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ये 1986 में। NGT का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में। त्वरित न्याय की व्यवस्था की गई है इसमें। अब हम लोग आएंगे। चिपको आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है 1973 में। भारत का जल पुरुष किसे? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा कौन है और कहाँ से संबंधित है? ये उत्तराखंड है और पर्यावरण से संबंधित है।
अब यहाँ से अब हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ हमको थोड़ा समझना है, क्योंकि भूगोल और पर्यावरण से मुझे लगता है कम से कम 4 से 5 प्रश्न बनने की करंट अफेयर्स बेसिक से बनेंगे। तो ये हम लोग अब ईमानदारी से अच्छी तरह देखेंगे। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क और क्लाइमेट चेंज पार्टी, ये 19वीं बैठक हुई है 11 नवंबर 2024 को। ये हमारे बाकू अजरबैजान में CO2 को कम करने के लिए विकासशील देशों के लिए वित्त उपलब्ध कराना। इसका मतलब ये है कि जितने विकसित देश हैं उन लोगों ने CO2 अब पहले तो वो उत्पन्न कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर औद्योगिक क्रांतियाँ पहले हो चुकी हैं। तो वो अब वित्त एकत्रित करेंगे और जो भी विकासशील राष्ट्र है जैसे भारत, चीन, इनको उपलब्ध या अन्य विकासशील राष्ट्र है उनको CO2 के बदले में उनको वित्त उपलब्ध कराएंगे, पैसा उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए बैठक हुई। अगली बैठक ब्राजील में होगी 2026-25 की। शुरुआत पृथ्वी सम्मेलन 1992 ब्राजील के रियो डी जेनेरो से हुए थे। अब ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया हो गई है, तो रियो डी जेनेरो शायद इसका प्रश्न मुझे लगता है कि 100% बनना चाहिए। ये घटनाओं में आएगा विश्व की। ठीक है, तो पृथ्वी सम्मेलन हमारा शुरुआत हुआ था जलवायु परिवर्तन का। COP21 2015 पेरिस शिखर सम्मेलन ये फ्रांस में हुआ। यहीं पर हमारे भारत देश और फ्रांस ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की थी। ये भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वो 2015 पेरिस शिखर सम्मेलन में मोदी जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसलिए आप लोगों के लिए दो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक 2015 का पेरिस शिखर सम्मेलन और एक है आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इससे बहुत अच्छी तरह समझ लेना है, इससे जुड़ी हुई चीज़ें। इससे प्रश्न बनने की मुझे संभावना सबसे ज़्यादा लग रही है। जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। क्योटो प्रोटोकॉल एक COP3 1997 में जापान में हुआ था। COP3 का मतलब है पार्टीज की बैठक है जो अन्य देश के प्रतिनिधि बैठते हैं। इसका लक्ष्य रखा गया था ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना। ठीक है, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन COP16। ये थोड़ा मुझे लगता है टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गई है। ये दोनों ये अलग अलग नहीं है। एक है विश्व भविष्य शिखर सम्मेलन, इसका COP16 ये है, 16वीं बैठक हुई है, ये अबू धाबी में हुई है और इसका मुख्य उद्देश्य रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग बढ़ाना। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। अगला हमारा ब्रिटेन बिजली उत्पादन में अब कोयले का उपयोग नहीं करेगा। ब्रिटेन ने G7 का देश है ब्रिटेन, पहली बात तो उसने घोषणा कर दी है कि अब वो कोयले का बिजली उत्पादन में उपयोग नहीं करेगा, मतलब CO2 अब उत्पादन नहीं करेगा। वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 से नई दिल्ली में हुआ है और जमीन या मृदा के बढ़ते क्षारीकरण को देखते हुए ये वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया। और उनका मानना है कि अंटार्कटिका जो द्वीप है, जितनी लंबाई है उतनी हमारी जो पृथ्वी के जो मूल हमारे जो देश है, जो मुख्य भूमि है, इससे उससे ज़्यादा भी भूमि क्षरण या आप लोग कह सकते हैं कि मरुस्थल में परिवर्तित हो गई है। तो इसके लिए सम्मेलन हुआ था। मृदा स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर सम्मेलन हुआ है, इस पर चर्चा हुई है। प्रकृति सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र मिलेगा, जिसके पास जितना कार्बन क्रेडिट होगा विकसित देश उसको उतना रुपए मिलेंगे। जैसे मान लेना कि मेरी एक फैक्ट्री है और वो 100 टन कार्बन उत्सर्जन में कुछ सीमेंट बनाएगी। अब लेकिन मैंने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजियों का उपयोग करके 50 टन उत्सर्जन किया और वो उतना अपना उत्पादन कर लिया, तो 50 टन का क्रेडिट मुझे मिल जाएगा। वो 50 टन में मार्केट में बेचूंगा, जिससे विकसित देशों के द्वारा जो भी पूंजी या वित्त एकत्रित किया जाएगा तो वो मुझे प्रदान किया जाएगा। तो होता है कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र। प्लास्टिक संधि वार्ता कनाडा में आयोजित हुई है। ये हमारे लिए थोड़ा समझने वाली बात है, क्योंकि 2016 में भारत ने भी प्लास्टिक कचरे को नियंत्रण के लिए एक नियम बनाया था। लेकिन वर्तमान में हमारे थोड़े कनाडा से संबंध तनावपूर्ण रहे हैं, इस वजह से हम लोगों की ज़्यादा उसको देखना है। ये ओटावा में मई 2024 में हुआ है। ओटावा राजधानी है कनाडा की। भारत द्वारा प्रतिबंधों की प्रकृति पर विरोध किया गया है। कुछ विकसित देशों का द्वारा है कि पूर्णतः बंद कर देना चाहिए, लेकिन भारत ने एक सुझाव दिया है कि पहले आप बोध प्रकृति देखें कि आखिर कौन सा प्लास्टिक
प्रकृति के हमारी पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। और फिर धीरे धीरे हम लोग इसका बंद करेंगे। एकदम से सब लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, विकसित देशों के पास, विकासशील देश इसमें अपना विकास अवरुद्ध हो जाएगा, इसलिए विरोध किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मैंने बताया, अब इसके पहले 30 नवंबर 2015 को, अब इसके देश हो चुके हैं 105 सदस्य। पहले फ्रांस पेरिस में स्थापना की थी, फ्रांस और भारत की पहले मुख्यालय हमारे यहाँ पर गुरुग्राम में है, हरियाणा के सदस्य 105 देश बन चुके हैं। अब सबसे ज़्यादा जो सोलर पैनल उत्पादन करता है वो करता है लगभग 45% चाइना, और भारत और अमेरिका इन सब का हिस्सा लगभग 5-10% का है। तो इसमें अग्रणी चीन है। इसका शायद प्रश्न बन जाए तो आप लोग बिल्कुल, एक आया था हमारा पर्यावरण में पनामा नहर चर्चाओं में, एक तो ट्रम्प की वजह से आया है, दूसरा ये सूख रही है। तो ये हमारा जो 82 किलोमीटर का रास्ता है जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर और अटलांटिक सब महासागर को जोड़ता है, जिससे यदि ये बंद हो जाएगी तो जो दक्षिण अमेरिका है इसको घूमकर जाना पड़ेगा प्रशांत महासागर। यदि जापान आप जाएंगे या अन्य चाइना जाना है तो यहाँ से आपको घूमकर जाना पड़ेगा। तो 82 किलोमीटर की 1999 में अमेरिका ने हस्तांतरित कर दी थी पनामा देश को। अब ट्रम्प साहब का कहना है कि अब हम लोग पनामा का दोबारा नियंत्रण लेंगे। अब वो आगे की चर्चा है, इसलिए थोड़ा विवादों में रही, ये वैश्विक घटना हो गई है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, जलवायु परिवर्तन के कारण सूखने की स्थिति में है। स्वेज नहर 1869, जिस दिन हमारे गांधी जी का जन्म होता है, 193, ये भी मानव निर्मित नहर है। वो इसमें वर्तमान नियंत्रण है वो है मिस्र का। 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो फ्रांस, इंग्लैंड और इजराइल ने इजिप्ट पर, मिस्र पर हमला कर दिया गया था, लेकिन यूएन ने और रूस, अमेरिका के विशेष दबाव के कारण इनको अपना हमला रोकना पड़ा या संघर्ष विराम करना पड़ा। और यहाँ से औपनिवेशिक शासन का अंत की शुरुआत मानी जाती है। किसमें? 1956 से। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। ये महत्वपूर्ण या व्यस्ततम जलमार्ग है। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद रखने, दोनों बहुत चर्चाओं में रही है। अब रामसर स्थल देख लेते हैं। रामसर स्थल में हमारे यहाँ पर 89 हो गए हैं। ठीक है, विश्व में हमारे पास तीसरे नंबर पर रामसर स्थल हो गए हैं। ये होती हैं आर्द्र भूमियाँ रामसर स्थल। ठीक है, मुख्यतः, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं हो जाना है। और फेफड़े जो मैंने बताया था अमेजन वर्षावन को, और ये पृथ्वी की किडनी जो हमारे पर्यावरण को रक्त की तरह, जैसे ये किडनियाँ साफ करती हैं, फिल्टर करती है, वैसे ही आर्द्र भूमियाँ साफ करती है। तो इनको आर्द्र भूमियाँ को पृथ्वी की किडनी माना जाता है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 20 है ये। सुंदरवन सबसे बड़ा रामसर स्थल है, इसलिए ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, रेणुका झील सबसे छोटा है हिमाचल प्रदेश में। सबसे पुराना रामसर स्थल है चिल्का झील उड़ीसा का, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का। तो इसमें से थोड़ा विशेष तौर पर समझ लेना है। राष्ट्रीय उद्यान हमारे यहाँ पर 107 है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान जो सिमलीपाल है वो उड़ीसा का है। बड़ा सबसे हेमिस्क में लद्दाख है। छोटा साउथ बटन द्वीप नेशनल पार्क है, वो अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार को अभी ग्रेट निकोबार को सिंगापुर जैसी तर्ज पर विकसित करने की योजना लाई गई थी, जिसका विरोध हो रहा है। और उसमें आप लोगों को इसलिए अंडमान निकोबार और इसकी राजधानी भी बदली गई है। ठीक है, श्री विजयपुरम। तो इसमें 3-4 चीज़ें वहाँ बदलाव हुए हैं, इस पर देख सकते हैं। पहला, समुद्री कच्छ की खाड़ी है हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे ज़्यादा है एमपी में 11। ठीक है, अब हमारा बायोस्फीयर रिजर्व हमारे यहाँ पर 12 है, यूनेस्को में शामिल है जो 12, और जो कुल टोटल है वो 18 है। सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कच्छ का रण है, और छोटा है असम में डिब्रू सैखोवा। पहला जो हमारा है वो नीलगिरी है। अंतिम अभी जो नया बना है वो पन्ना एमपी का है। टाइगर रिजर्व हमारे यहाँ पे 58 है। 58वां अभी माधव राष्ट्रीय उद्यान, इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। पहली बात ये शिवपुरी जिले में है। मध्य प्रदेश का ये टाइगर रिजर्व 9वां है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान 11 है, टाइगर रिजर्व 9वां है। सबसे बड़ा जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, यहाँ सबसे ज़्यादा चीते पाए जाते हैं, ना कि बाघ। आंध्र प्रदेश में ही सबसे छोटा है पेंच। कुछ लड़के मैसेज कर देते हैं कि ये मध्य प्रदेश में है, तो कोई भी ऐसा पूर्ण रूप से किसी भी राज्य में नहीं होता है, लेकिन जिसका मुख्य तौर पर नाम चलता है उसका माना जाता है। तो पेंच महाराष्ट्र में लगाएंगे। यदि हाँ महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं होगा,
तो आप फिर मध्य प्रदेश लगा सकते हैं। ठीक है, हमारे देश में जो अभ्यारण्यों की संख्या है वो है 573 अभ्यारण्य है। नामीबिया से 8 चीते कुर्नोपालपुर में लाए गए थे 2022 में, सबको पता है। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे 2023 में, यदि संख्या पता ना हो तो। अब हमारे यहाँ पर कुल 20 हो गई थी, लेकिन 6 शावक को जन्मे हैं तो 26 हो गई है। इसमें से 2 चीतों को गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ा गया है। कितने? मोहन यादव एमपी के जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा गांधी सागर में। ठीक है, अब आएंगे बोत्सवाना से 8 चीते मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य का, ये हमारी कार्य योजना है या ये प्लान है। मंदसौर और नीमच जिले में गुजरात की बन्नी घास के मैदानों में चीते लाए जाएंगे। ये गांधी सागर है हमारा मंदसौर और नीमच जिले में। एशिया का पहला गंगा डॉल्फिन नदी अनुसंधान केंद्र पटना में है, और हमारे यहाँ पर गंगा डॉल्फिन है जो मीठे पानी में रहती है। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। आपको बता दूं मैं, पानी का गंगा नदी डॉल्फिन स्तनधारी 4000 लगभग मीठे पानी की हमारी भारत का जलीय जीव है। राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में घोषित किया गया था, इसलिए महत्वपूर्ण हो गया। ये संकट ग्रस्त में आ रहा है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में है, ये केवल एक अभ्यारण्य है, और वैज्ञानिक नाम इसका प्लेटनेस्टा गैंगटिका है। तो इस पे थोड़ा विशेष गौर करेंगे आप लोग। क्रोकोडाइल परियोजना के 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। चंबल नदी में पाई जाती है, और माना जाता है कि जहाँ ये पाए जाते हैं वहीं पर एक स्वच्छ पानी होता है। और चंबल नदी जो निकलती है वो आपके गांधी सागर को 2 भागों में बांटेगी, इसलिए एक दूसरे से जोड़ते हैं ये लोग। तो आप लोग जरूर पढ़ेंगे। जलवायु जोखिम हम लोग देख लेंगे। हमारा सर्वाधिक प्रभावित देश जो हम है पाकिस्तान, बेलीज और इटली है। अत्यंत असामान्य चरम घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित देश अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, डोमिनिका, होंडुरास, म्यांमार और वानुअतु। वानुअतु को तो 5 मिलियन आपने अभी डॉलर दान किए थे, वो करंट अफेयर में पढ़ा था। कमेंट करना कितने दिए थे हमारी भारत सरकार ने। बार बार होने वाली चरम घटनाओं से जो प्रभावित देश है वो हम लोग भारत और चीन, भारत और फिलीपींस है। चीन प्रथम स्थान पर है। ये बार बार होने वाली, जैसे बार बार बाढ़ आती है, अभी फिर बादल फटा है हिमाचल प्रदेश में, पिछली बार भी हिमाचल प्रदेश से प्रश्न पूछा गया था। तो ये बार बार घटनाएं हैं। तो ये हमारा चीन और फिलीपींस, भारत ये सबसे ज़्यादा प्रभावित 3 देश है। भारत में प्रदूषण, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर मेघालय का बर्नीहाट है, ये थोड़ा गौर कर लेना है। सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है। विश्व के 20 प्रदूषित शहरों में भारत के 11 महानता हासिल की है भारत ने इसमें। और दूसरी बात, ये जो शहरों में है वो सबसे बड़े दूसरे नंबर पर दिल्ली है, राजधानी में प्रथम नंबर से बनी हुई है लगभग 6 वर्षों से। सबसे प्रदूषित देश जो हम लोग बात करेंगे तो वो 4, बांग्लादेश, पाकिस्तान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, भारत। ये टॉप 5 में अभी भी बना हुआ है भारत, इसलिए बहुत चिंताजनक विषय है। और इस पर थोड़ा भारत को विशेष स्वच्छता अभियान हालांकि शुरू तो किया ही गया था, लेकिन अब नागरिकों को भी अपने कर्तव्य निभाने होंगे जब ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी मैं आपको एक रिपोर्ट बताऊं कि लगभग हमारे यहाँ पर जो कुल मौतों का आंकड़ा है इन प्रदूषित शहरों में, उनमें 10% मौतें केवल वायु प्रदूषण से होती हैं। यदि आप लोग के यहाँ पर 10 मौतें हुई हैं एक दिन में आपके शहर में, तो उसमें से 1 मौत वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो ये बहुत चिंताजनक बात है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु प्रोग्राम हमारे यहाँ पर 2019 में शुरू किया गया था। 5 वर्षों के लिए कुल 500 करोड़ खर्च कर लिए हैं, लेकिन क्या हो पाया इसका कुछ अभी मूल्यांकन नहीं हुआ है, ना ही इसका कुछ परिणाम आया है। तो ऐसे तो हमारे यहाँ पर चलते रहते हैं। एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्थापना हुआ है इंदौर में। ये जो हरित अपशिष्ट है इसको प्रसंस्कृत करेगा और इसको मेथेनॉल में बदलेगा, कुछ अन्य उपयोगी वस्तुओं में जिसमें अपशिष्ट का पुनः चक्रण किया जाएगा। तो ये हमारा थोड़ा याद रख सकते हैं। कुंभ के दौरान गंगा नदी में फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा बताई गई थी। ये मल और अपशिष्ट के द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये मानव और जीवों दोनों से होती है। शायद ऐसी बातें आपकी धार्मिक भी जुड़े हुए हैं तो पूछी जा सकती है। भारत में अब पेट्रोलियम की जगह एथेनॉल का उपयोग होने लगा है, और इसमें आप लोग अब बहुत बड़ी उपलब्धि है।
एक पेट्रोलियम की जगह एथेनॉल का उपयोग हमारे यहाँ पर बढ़ेगा। जो अपशिष्ट है उससे हम लोग हरित अपशिष्ट से बनाएंगे एथेनॉल, जिसमें हमारी पेट्रोलियम पर निर्भरता कम होगी। जो हम लोग ऊर्जा क्षेत्र में मध्य पूर्व देशों पर, वहाँ पर हमेशा ही आप लोग जान सकते हैं कि विवाद छिड़ा रहता है, अशांति रहती है। तो जिससे हमारे यहाँ पर पेट्रोलियम के दाम ना बढ़ पाए, तो ऐसे हम लोग यदि वैकल्पिक चीज़ें ढूंढते हैं तो भारत देश के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। विश्व का CO2 ऑब्जर्व से मेथनॉल बनाने का संयंत्र सिंगरौली मध्य प्रदेश में खोला गया। विंध्याचल क्षेत्र में भारत का ये विंध्याचल क्षेत्र में खोला गया। ये थोड़ा गौर करना है, सिंगरौली में, विश्व में कहीं नहीं है। अब ये CO2 जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण बनती है, वो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे ये संयंत्र, और इसको मेथनॉल ऊर्जा में बदलेंगे। इससे हम लोग प्लास्टिक, पेंट, ये सारी चीज़ें भी बना सकते हैं। इसको हम लोग ईंधन के रूप में मेथनॉल को उपयोग कर सकते हैं। तो ये थोड़ा विशेष तौर पर हमारे यहाँ एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। वन क्षेत्र की मैंने एक अलग से क्लास भी ली थी, यदि चाहें तो ये भी देख लेंगे। भारत का वन क्षेत्र वो हमारा 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है। थोड़ा देख लेना वन क्षेत्र तो वृक्ष क्षेत्र, और ये 21.76% है। भारत का जो वृक्ष क्षेत्र है वो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, 3.41 है। इसका मतलब है कि आप लोग यदि फसल बोए हैं, किसी फूल बागान लगाए हैं, आम का बगीचा लगाए हैं, तो इसका भी आप सरकार ने गिनती करवा ली है झाड़ियों की। यदि आपके आसपास छोटे से क्षेत्र में झाड़ियां हैं तो उसको भी अब कवर किया है। ये पहले नहीं होता था। ये नई जो हमारा नया आप लोग कह सकते हैं कि अभी जो नई रिपोर्ट है उसमें इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो कुल वन और वृक्षावरण है वो 25.17% है। सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर्शाई है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा ने। सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है एरिया वाइज, और प्रतिशत में सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार में है। क्योंकि ये रिपोर्ट इस बार आई है तो मुझे लगता है 100% इससे प्रश्न निकलना चाहिए। आप लोगों ने जंगलों का विवाद देखा होगा, हसदेव जंगल छत्तीसगढ़ में देखे होंगे। एक IT पार्क बनाने के लिए तेलंगाना में जंगल मेट्रो के लिए जो साफ किया जा रहा है, तो उस बात में युवाओं के द्वारा उस विश्वविद्यालय की और फिर पूरे छत्तीसगढ़ के जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा ये सामने लाया गया, और विरोध में फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रोक लगा दी। तो ये भी हमारी भारत के पर्यावरण संबंधी कानून है। एक नज़र में ये सारे कुछ देख लेंगे। हमारे यहाँ सबसे पुराना कानून है भारतीय वन अधिनियम। वनों का वर्गीकरण और संरक्षण सुनिश्चित अभी भी इसके आधार पर किया जाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ये हमारा वन्यजीवों के लिए प्रथम नियम है 1972। वन्यजीवों की रक्षा और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य स्थापित इसी के आधार पर किया जाता है 1972, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में बाघों का संरक्षण संवर्धन के लिए सुरक्षा के नियम। जल प्रदूषण निवारण, एक जल का इस बार चर्चाओं में जाता है तो 1974 याद रखना है। अधिनियम कब का है? जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाना और जल गुणवत्ता बनाए रखना। वन संरक्षण अधिनियम ये दोबारा नया 1927 के बाद एक अलग से बनाया गया था 1980 में। वनों की अवैध कटाई को रोकना और वनों के संरक्षण को सुनिश्चित करना। अगला बनाया गया हमारा वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में बनाया गया था। वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और कम करना। ठीक है, अगला हमारा बनाया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को बनाया गया है। पर्यावरण की समग्र रक्षा और सुधार, पर्यावरण को नियंत्रित करना है। इससे मुझे लगता है कि एक प्रश्न जरूर निकालेंगे वो। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की शुरुआत 2010 में स्थापना की गई। पर्यावरण मामलों के शीघ्र न्यायिक समाधान के लिए ट्रिब्यूनल की स्थापना। इसका बहुत महत्व है इस चीज में। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और ई कचरा प्रबंधन 2016 में ये नियम बनाया गया था। प्लास्टिक कचरे को नियंत्रण और पुनर्चक्रण और ई कचरे के वैज्ञानिक निपटान की प्रक्रिया यहाँ पर सुनिश्चित की गई है। तो हमारा पर्यावरण और साथ में इसमें भूगोल भी हमारा कुछ कवर किया गया है। यदि लगेगा हमको कि हमारे भूगोल के कुछ हमको टॉपिक कवर करना है तो जरूर किए जाएंगे। बाकी तो हमारे जो मूल विषय हैं जी के, उससे अब आप लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत है नहीं है। अब हमारे पास तो आज 3 हो गया है, अभी लगभग 5 दिन पर्याप्त हैं जो हम लोग ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं। तो 5 दिन भी अभी हम लोग काफ़ी विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। तो
आराम से कल हम लोग अब लाइव आकर सब लोग से जुड़ेंगे। अब किसका क्या मत है, सभी लोग आप लोग अपना कमेंट में अपनी अपनी मत व्यक्त करेंगे। फिर उसके आधार पर 4-5 दिन की हम लोग और अभी पूरी रूपरेखा तैयार कर लेंगे कि इसमें और क्या चीज़ें हम लोग जान सकते हैं, क्या हमारे विविध प्रश्नों की और डिमांड हो सकती है। मेरा जो लक्ष्य है, मैं अपना जीके जीएस और साइको में और आपको जो धर्म की क्लास करवाए हूँ कि कम से कम आप 45 धर्म में बेहतर करना है और कम से कम मेरे हिसाब से 30+35 जीके में सही करके आना है, जो लोग हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मेरा विश्वास बनाए रखना है। जो मैं विश्वास आप लोगों पर किया हूँ कि इतने से कम नहीं होना चाहिए, तो उस पर बिल्कुल खड़े उतरना है। ठीक है, कल से हम लोग कुछ विविध प्रश्नों पे, ऐसा भी हो सकता है कि 4 से 5 क्लासें और ज़्यादा भी आ सकती है, क्योंकि अब हमारे पास पर्याप्त टाइम है और पर्याप्त सोचने का है। क्योंकि मुझे अभी ये लग रहा था कि जब तक हम लोग मूल विषय हमारे पूरे कंप्लीट नहीं होंगे, तब तक थोड़ी हम लोगों को टेंशन लेने की बात है। अब हमारे मूल विषय जहाँ से, इसी में जितना मैंने पढ़ा दिया, इसी में आप 30-25+ सही करके आएंगे, यदि ईमानदारी से जिसने भी पढ़ा है। और इसके अलावा मैं तो टारगेट रख रहा हूँ कि 40+ जीके जीएस में हमारा होना चाहिए और 45+ उसमें होना चाहिए, लेकिन ईमानदारी से जिसने पढ़ा है वो। यदि कुछ और है तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो शेयर कर दूंगा कि अभी कौन सी आप वीडियो देख सकते हैं।